भी धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप लोगों का इंटरेस्ट है और आगे भी मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी हमको समय दे पाएँ, जब भी हमको समय दे पाएँ तो आप हमें समय बता के और हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ जितना इंटरफेस हो सकता है काउंसलिंग वन बाई वन, तो उसके लिए भी हम समय उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और प्रिंसिपल सर से भी निवेदन करेंगे कि मैडम को भी कुछ और सेशन दिए जाए जिससे कि आपको जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग क्या हो सकती है, कोई बता पाएगा मुझे? कुछ पढ़ी है आप लोगों ने इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स? इंजीनियरिंग के फंडामेंटल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लूंगा, बताना पड़े हैं। फिजिक्स पढ़ा है? हाँ बोलो जोर से। केमिस्ट्री पढ़ी है? मैथ्स पढ़ा है? तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? पीसीएम पढ़ा है। मतलब आपने ऑलरेडी वो फंडामेंटल चीजें पढ़ चुके हैं जिनका एप्लीकेशन आप यहाँ पर इंजीनियरिंग में करने वाले हैं, राइट? तो आधे इंजीनियर तो आप बन चुके हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू। बस उसको अप्लाई करना बाकी है। अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले डिजाइन करेंगे कोई भी चीज। आप लोगों ने देखा होगा कुछ पुराने इंजीनियर्स, कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा, कुछ डैम वगैरह बनना है, कुछ मैप वगैरह बनाते थे, कुछ हाथ से लिखते थे, रफ नोटबुक यूज करते थे, ड्राइंग बनाते थे। उसका एडवांस वर्जन आ गया, कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए, यानी उनको लेके हम लोग अपने जो थॉट होती है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम वो सारी की सारी चीजें जो हम बनाना चाहते हैं, नाउ-a-days 3D प्रिंटर्स आर अवेलेबल इन मार्केट। लेटेस्ट हमारे पास में टेक्नोलॉजी है। 3D मॉडलिंग से हम अलग अलग जो हम चीज सोचते हैं वो बना पाते हैं फिजिकली। जैसे मुझे बॉटल बनानी है, इतनी बॉटल बनाने के लिए मेरा कम से कम 5-6 लाख रुपया खर्च हो जाएगा अगर मैं पूरी इंजीनियरिंग की प्रोसेस को यूज करता हूँ। लेकिन मुझे अगर सिंपल इस बॉटल का सैंपल बनाना है तो 3D प्रिंटर से मैं जो साइज की बोतल चाहूँ वो बना सकता हूँ। आई कैन मेजर ईच एंड एवरीथिंग, डायमेंशन भी ले सकता हूँ उसका। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंजीनियरिंग आज की डेट में। फिर बॉटल का ढक्कन है वो अलग है, बॉटल का ये अलग है, उसके बाद कैपिंग होगी, सीलिंग होगी। तो ये सारी की सारी चीजों को एक जगह असेंबल करना। If suppose I am not able to use this bottle in a proper way, I am not able to drink it. If I am not able to open this tab immediately, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा ऐसा सिस्टम जिससे ये मैं एक ही क्लिक में बॉटल को खोल चुका। मेरे से खुल नहीं रही है क्योंकि अभी मैं एक हाथ से इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए कि इमीडिएटली बॉटल को मैं घुमाऊं, टैप को इमीडिएटली वो ओपन हो जाए। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बॉटल को डिजाइन करने के बाद में फिर सोचना पड़ेगा कि मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सो इट्स अ कंप्लीटली क्लोज लूप सिस्टम। एक बनाते हैं, डिजाइन करते हैं पेपर पे, प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, फिर उसकी कमी को देखते हैं, फिर से उसको रीडिजाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है? आज इस शेप की बोतल मिल रही है, कल किसी और शेप की बोतल मिलेगी, कभी गोल मिलेगी, कभी चौकोर मिलेगी, अलग अलग तरह की बोतल है। अब मैंने इसको लूज कर दिया, अब ये बोतल खुल चुकी है। यानी परफेक्ट डिजाइन है इस बोतल का, ये परफेक्ट इंजीनियरिंग है। जिस कंपनी की भी बोतल होगी उन्होंने इसको पूरी तरह से इंजीनियरिंग अप्लाई की गई होगी। इसके डायमेंशंस होंगे कि 200 ml का इसमें पानी भरना है, इसका 250 है, 1 लीटर है, अलग अलग कैपेसिटी की बॉटल्स देखिए आप लोग। और आज की डेट में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा जो काम है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है समस्या का समाधान। और मैं अपने 28 साल के करियर में ये कह सकता हूँ कि किसी भी तरह की समस्या का समाधान अगर किसी के पास में है तो वो इंजीनियर्स के पास में ही है। तो इंजीनियरिंग ब्रांच में, जिस ब्रांच में भी आप लोग पढ़ रहे हैं, अपने ब्रांच पे प्राउड फील करना है। Don't compare CS with civil, don't compare civil with chemical, don't compare mechanical with EC। सबका अलग फ्लेवर है, अलग अलग काम है। और सब जगह पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की आवश्यकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द एसेंशियल इशू नाउअडेज, बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव आवर सिस्टम। इतने सालों से सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, इनोवेशंस किए जा रहे हैं आजकल, आप लोगों ने देखी होगी।
माइक का सेल भी कैसा है? आवाज आ रही है पीछे थोड़ा सा वो एक छोटी सी समस्या है, सेल लीक हो गया है। प्रॉब्लम सॉल्व कर ली ना मैंने फटाफट, कितना मिनट लगा? क्योंकि मुझे मालूम है इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इंजीनियर्स के पास बहुत जल्दी आती है। हमें एक ऐसा इंजीनियर बनना है जो किसी भी तरह की समस्या को सॉल्व कर सके और क्रिएट नया इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? इनोवेशन का मतलब क्या है? कोई नई चीज बनाना। आज आपने कुछ नाम सुने होंगे, स्टार्टअप्स, इनोवेशन कॉन्टेस्ट। अभी जो आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो नाम सुनोगे, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, इनोवेशन चैलेंज, गवर्नमेंट ऑफ एमओई, एमएसएमई, ये सब नाम आप पेपर में भी आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी फंडिंग दी, इतने लाख का उनको सपोर्ट दिया। इसका क्या मतलब है? ये सब इनोवेशन जो किए जाते हैं उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फैसिलिटीज दे रही है, राइट? तो इंजीनियरिंग इज टोटल, पहला पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उसके बाद डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, असेंबल करना एंड देन फाइनली इंप्रूव द सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट, और फिर उसको इंप्रूव करके फिर चेंजेस करना। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। कंटिन्यूअसली इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड जरा चेक करते हैं। सबको मालूम है ये सब इंजीनियरिंग वाले बच्चों ने कहीं ना कहीं पुराने किले घूमे होंगे, पुरानी बिल्डिंग्स को घूमे होंगे। महेश्वर है, महेश्वर का किला है, ग्वालियर का किला है, हर जगह किले तो मौजूद हैं। तो अगर ये जितने भी किले हैं, पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट इंजीनियरिंग एंड सिविलाइजेशन। पुराने किसी भी किले में चले जाइए आप, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा वहाँ पर, बराबर हवा आती हुई मिलती है। सीढ़ियों से किले में चढ़ते हैं अपन, देखा है कभी? रियलाइज किया? वहाँ पर उनका खुद का रास्ता होता है, भले पत्थरों से बना हुआ है लेकिन अभी भी टिका हुआ है। उनका एक इरिगेशन सिस्टम है। अगर राजस्थान अगर आपने कभी घूमा हो तो राजस्थान में देखिए प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम वहाँ पे बना हुआ है ऊपर किले पे। इतने ऊपर हाइट पे किले पे कैसे पानी चलता होगा? ग्वालियर का किला आप देखें कभी, ग्वालियर फोर्ट अगर घूमने जाए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कम से कम 300 मीटर तक ऊपर पानी पहुँचाया जाता था। कैसे पहुँचाया जाता था? नोबडी नोज, बट टेक्नोलॉजी थी, इंजीनियरिंग थी। उस इंजीनियरिंग को हम लोग बोलते हैं अर्ली इंजीनियरिंग। क्लियर? एक वीडियो बताऊंगा, लास्ट में मजा आ जाएगा उसको देख के। नेक्स्ट रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मिडल लेवल इंजीनियरिंग कह सकते हैं जिसको, जिसमें सबसे ज्यादा रोल रहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों ने कुछ इंजन बनाना शुरू किए, स्टीम इंजन। गाड़ी देखी होगी पुरानी, एक हैरी पॉटर मूवी शायद सब लोगों ने देखी होगी, उसमें एक इंजन बताया हुआ है जिसमें से धुआं निकलता है, वो स्टीम इंजन था। अब ऐसे इंजन बन गए, मैकेनिकल कंपनीज बनना शुरू हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो गए बनना। फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोगों ने भी साथ में काम करना शुरू कर दिया। सो देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल, दोनों ने मिलके एक डेवलपमेंट किया, उसको हम लोग बोलते हैं मिडल लेवल इंजीनियरिंग। इससे फायदा क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। पहले बैलगाड़ी चलती थी, उसके बाद में ट्रक बनना शुरू हो गए, स्टीम इंजन चलने लगे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। ये फायदे हुए। सबसे पहले बिल्डिंग्स बनी, बिल्डिंग्स के बाद में ट्रांसपोर्टेशन आया, और आज की डेट में हमारे पास है लेटेस्ट इंजीनियरिंग, हम लोग जिसको बोल सकते हैं इट्स अ मॉडर्न एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स अ मॉडर्न एरा ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज की डेट में हम लोग जो देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, AWS, ऐसे सब नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं। तो आज हम जिस एरा में हैं वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट का एरा, जहां पर हर चीज संभव है। आज सुबह मैंने दैनिक भास्कर की न्यूज पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ था कि AI जो है वो सबसे खतरनाक टूल है जिसको हम 24/7 अपने पॉकेट में रखकर घूम रहे हैं। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, उस पर कुछ कंडीशंस आती हैं, क्योंकि हमको तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए होता है और ऐप हमेशा फ्री में मिलते हैं, लेकिन उसके लिए पेमेंट क्या करनी पड़ती है मैं बताऊंगा आपको।
सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करते हैं, एग्री करते जाते हैं, यस यस यस, फोटो शेयर कर दो, ऐप पे पूरे फोटो शेयर हो गए, आपके सारे पर्सनल फोटो शेयर हो चुके हैं। अब आप बात कर रहे हैं, आपने माइक अपना ऑन किया हुआ है, उस ऐप में आप जो बातें कर रहे हैं एक साथ बैठ के दोस्त या घर में परिवार जो बातें कर रहा है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं वो माइक के थ्रू आपके मोबाइल से रिकॉर्ड हो। बहुत गलत प्रैक्टिसेस चल रही है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, फोन किए जा रहे हैं, हमने आपका अकाउंट हैक कर रखा है, इस तरह के बहुत केसेस आप लोगों ने सुने होंगे। साइबर सिक्योरिटी जो एक नया एरिया डेवलप हो रहा है, तो एआई अच्छा है लेकिन थोड़े बहुत उसमें खराबी भी है। कनेक्शन चल रहा है, कब तक कनेक्शन पूरा होगा तब तक आप खत्म हो चुके होंगे। इमोशनली बहुत बेकार लगता है जब आपको कोई ब्लैकमेल करता है, ध्यान रखना, कभी ना कभी हम सब किसी ना किसी रूप में ब्लैकमेल तो हुए ही है। तो ध्यान रखें इंजीनियरिंग कि अगर हम इंजीनियर हैं तो इस तरह का कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें जिसका हमें एक्सेस देना पड़ रहा है माइक का और अपने फोटोग्राफ्स का। बाकी जो भी ऐप आपको यूज करना है करिए आप। ऑथराइज मोबाइल अच्छी कंपनी का यूज करें। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कुछ कंपनीज हैं जो मोबाइल इस तरह के बनाती हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन रहता है। कोशिश करें, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें, थोड़ा मोबाइल का कॉस्ट बढ़ रहा है मम्मी पापा, लेकिन मेरे सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। यू टू सेव योरसेल्फ। इंजीनियर तो बहुत अच्छे बन जाएंगे बेटा, लेकिन इस तरह के ट्रॉमा में फंस गए तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी आप लोग। ओके, कमिंग टू द रोल ऑफ इंजीनियरिंग इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंफ्रास्ट्रक्चर, आज जहाँ पर हम लोग 5 घंटे में ट्रैवलिंग करते थे वहां पर 3 घंटे में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। थोड़ा टोल टैक्स देना पड़ता है लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें फायदा मिला है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। हेल्थ केयर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन इंजीनियर्स लगते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लगते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले लगते हैं, मैकेनिकल वाले लगते हैं। इतना छोटा सा गैजेट बनाया हुआ इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस तरह के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर इक्विपमेंट बन चुके हैं मार्केट में जो आपको दिखते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, देयर वाज अ वेरी बिग टॉक ऑन सच इश्यूज। एनवायरमेंट को बचाना है, पेड़ लगाने हैं। सच अ वंडरफुल कैंपस उज्जैन। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस कैंपस। डीएस फंडू साहब को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, इतने सारे पेड़ लगे हुए, लेकिन जब आप 4 साल यहाँ रहोगे, अगले 4 साल आपको हर साल एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाना। उस पेड़ की केयर करनी है, पेड़ को लगा कर नहीं छोड़ देना है, 4 साल केयर करनी है। अपना नाम लिखवा, सर उनके लिए कुछ बनाइए, उसमें नाम लिखवा दीजिए बच्चों का, एक ग्रुप बना दीजिए। एक बच्चे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा पेड़ हो जाएंगे, लेकिन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पेड़ बना ले, पेड़ लगा ले, अपना नाम पार्टी लगा दे, वहां पर उसको खाद पानी दिया करे 4 साल तक। उसके बाद उस पेड़ को दूसरों को हैंड ओवर करो। इससे क्या रहेगा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is spending a lot of money to recycle all these plastic bottles। करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि बना तो दिया हम लोगों ने अपने फायदे के लिए, लेकिन इसके ड्रॉबैक अब हमको पता चल रहा है, इसलिए बातें हो रही है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बातें हो रही है। एंड द होल इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व टू रिजॉल्व ऑल सच इश्यूज। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। गांव में देखिए क्या फैसिलिटीज है आजकल। जो गांव में इंटरनेट नहीं हुआ करता था वहां सीसीटीवी लगा हुआ है। पंचायत सीरीज कितने बच्चों ने देखी है? पंचायत वेब सीरीज बड़ी प्यारी वेब सीरीज आई है। पंचायत वेब सीरीज में देखिए गांव में सीसीटीवी भी लगा दिया है उन्होंने, दूसरे या तीसरे सीजन में। देखिए किस तरह से गांव डेवलप हो रहा है। आप इंजीनियर हैं, आप लोग किस तरह अपने गांव को डेवलप कर सकते हैं। आप जिस जगह रहते हैं उस जगह को डेवलप कीजिए। दैट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। इंडियन सिटीजन का कुछ तो बेनिफिट मिले हमारी सोसाइटी को। बातें बड़ी बड़ी एसी हॉल में बैठ के करते हैं हम लोग, ग्राउंड पे जाके काम करें, तब सस्टेनेबिलिटी हम मेंटेन कर पाएंगे। अर्बन डेवलपमेंट तभी होगा जब हम खुद साफ सफाई रखेंगे। एक गाना सुना होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुनते हैं क्या सुबह 6 बजे 7 बजे? कितने लोगों ने सुना ये गाना? ये शुरू क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम खुद इतनी गंदगी में रहते थे। आज कचरे का अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, राइट? ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया? किसके वजह से हो पाया? सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के वजह से। आज मैं आपको इंजीनियरिंग के 40-50 एग्जाम्पल्स बताने वाला हूं।
डायरी पेन आया और कितने लोगों ने नाम सुना है इसरो, सब लोगों ने नाम सुन रखा होगा DRDO। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को कितने लोग जानते हैं? एपीजे कलाम सर को सब लोग जानते हैं। स्पेस रिसर्च कीजिए, जाइए। कितने बच्चों ने रॉकेट बॉयज, एक वेब सीरीज आई थी, वो देखी हुई है? रॉकेट बॉयज बहुत मुश्किल से 7 या 8 बच्चों ने देखी है। रॉकेट बॉयज सीरीज नोट कर लो। आलतू फालतू सीरीज देखते हो, मिर्जापुर मिर्जापुर जो किसी काम की देखते हो। रॉकेट बॉयज देखो तो मतलब भी निकलेगा बेटा। मिर्जापुर से कुछ नहीं काम आने वाला जिंदगी में। सब सीरीज बंद कर दो। इंजीनियर हो तो इंजीनियर की तरह की जो सीरीज आए वो देखो। रॉकेट बॉयज देखना मजा आ जाएगा। 2 सीरीज आई हुई है उसमें। आपको होमी बाबा जी के बारे में पता चलेगा, आपको विक्रम साराभाई के बारे में पता चलेगा, आपको कलाम साहब के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है इस देश के लिए। समझ में आ गया? वेब सीरीज को कंट्रोल करो बेटा। इंजीनियरिंग करना सफल हो जाएगा, नहीं तो क्या बोलूं अब मैं आपको। एजुकेशन टूल्स, इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा यूज है एजुकेशन टूल्स। ये जो मैं गैजेट लेके बैठा हुआ हूँ, ये एजुकेशन टूल है जिसका काम है पीपीटी को आगे पीछे करना, और एक इसमें पॉइंटर बना हुआ है। ये क्या देखा आपने वो बताओ। ऐश्वर्या राय देख ली, रजनीकांत देख लिया, वो अलग बात है। अपनी इंजीनियरिंग क्या देखी उसमें वो बताओ मेरे को। तो मेरा इंटरेस्ट तो वहां पर है। कुछ दिखा है इंजीनियरिंग का उसमें? नहीं। चलो अपने प्रोफेसर्स को, अपने टीचर्स को मजबूर कर दो कि रोबोटिक्स लैब है सर यहाँ पे है। मैकेनिकल में कैड लैब है, बनाओ एक रोबोट लैब। एक छोटा सा पोर्शन बनाओ रोबोटिक्स का। रिक्वेस्ट करो सर लोगों से, सर आप बनाते हैं एक रोबोट जो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोडक्ट होगा, बनाइए रोबोट छोटा सा। एक छोटा सा रोबोट बनाना, बहुत बड़ा मत बनाना। सिर्फ इतना रोबोट बनाना कि वो पानी की बोतल को लेके यहाँ से यहाँ तक रखते। दैट्स ऑल। ये हो गया फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको बना लो ऐसे। मजा आ जाएगा। ऑटोमेशन भी है, रोबोटिक्स भी है, पूरी इंजीनियरिंग डिजाइन हो गई उसमें। ग्लोबल कनेक्टिविटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी तो सबके पास है। मोबाइल में वाईफाई लेके घूम रहे हैं, डेटा पैक लेके घूम रहे हैं। 1 मिनट के कुछ सेकंड के अंदर मैसेज भेज देते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। 2 जियो कस्टमर्स बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इनके पास भी जियो है, इनके पास भी जियो है। इन्होंने एक जियो का मैसेज भेजा, वीडियो भेजा कि आज हमारे यहाँ बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने वीडियो बना के भेज दिया। 30 सेकंड का वीडियो है, इनके मोबाइल से इनके मोबाइल पे चला गया। इसका रूट कैसे हुआ? ये कैसे गया? इनके मोबाइल से इनके मोबाइल पे ट्रांसफर हुआ या कहीं और गया? ये बताइए। नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। इनके मोबाइल से जियो नेटवर्क पे टावर पे गया। जियो टावर यहाँ भी लगा है। जियो टावर से वो उज्जैन टावर से इंदौर गया, इंदौर के टावर से वो बॉम्बे गया, और बॉम्बे से फिर वापस इंदौर आया, इंदौर से उज्जैन आया, उज्जैन से फिर इनके मोबाइल तक पहुंचा। इन्होंने देखा कितना सेकंड लगा 30 सेकंड के वीडियो को ट्रांसमिट करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड या 30 सेकंड। फुल स्पीड अगर इंटरनेट 4G मिल रहा है तो कितना रूट हो गया आपका एक सिंपल मैसेज। ये नेटवर्किंग है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है। I was talking to one of the very senior person of Jio. इंदौर में मेरी बात हुई, उनसे मैंने समझा। मैंने सर बताइए नेटवर्किंग कैसे काम कर रही है आजकल? तो उन्होंने मुझे बताया ये नेटवर्किंग है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है। ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी के लिए क्या करेंगे भाई? मैकेनिकल इंजीनियर बता पाएंगे कुछ? ट्रांसपोर्टेशन को कैसे सेव किया जाए? रोड सेफ्टी, इतने बड़े बड़े रोड बने हुए हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया पता भी नहीं चल पाता, 10 मिनट तक सब खत्म हो गया। कुछ सेंसर्स लगाए जा सकते हैं इस तरह के अलग अलग लोकेशंस पे, जहां एक्सीडेंट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर बने आपका। एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसको नितिन गडकरी जी ने मंजूरी दी,
शायद राजस्थान के किसी जगह पर वो लगाया गया है अभी सिस्टम। लास्ट ईयर शायद मैं मतलब राजस्थान गया हुआ था घूमने, तो मैंने एक छोटा सा मॉडल देखा था, वो लगा हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। आप जैसे किसी इंजीनियर ने लगाया था। वैसे सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी में आपके पास सीट बेल्ट होता है, कार में होता है सीट बेल्ट, उसको लगा के रखें हमेशा। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो एयर बैग्स होने चाहिए। स्पीड कंट्रोल सेंसर्स आने लगे आजकल कारों में। अगर आपने रोड क्रॉस किया, इतनी स्पीड पे ज्यादा गाड़ी गई तो ऑटोमेटिकली वो कार आपकी स्पीड कंट्रोल कर लेगी। ऐसे सेंसर्स आने लगे हैं आजकल। तो टेक्नोलॉजी का फायदा है, पैसा तो लगेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात चल रही है ना, इंजीनियरिंग हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ा सकती है। ठीक, सोचे हम क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मटेरियल इनोवेशन, मटेरियल इनोवेशन एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में आजकल बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। इसमें बात कर सकते हैं केमिकल इंजीनियर, साथ में मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं मैकेनिकल वालों के साथ कि हम कोई ऐसा मटेरियल बनाए कि पानी की बोतल और हल्की हो जाए, और उस बोतल को मैं डस्टबिन में डाल दूं तो वो ऑटोमेटिकली वो बोतल डिग्रेडेबल हो जाए, मिट्टी में मिल जाए। ऐसी बोतल का मटेरियल बनाइए, इसके अंदर प्रोटीन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आराम से आपको 20-25 लाख रुपए दे देगी डेवलप करने के लिए। ऐसा मटेरियल बनाइए। मटेरियल बनेगा तो केमिकल तो लगेगा, केमिकल मटेरियल कुछ ना कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। बना सकते हैं कि नहीं? ये तो बात मानते हो, किसी ना कुछ ना कुछ तो बनाया होगा ना, तो क्यों ना हम बना सके। हम अपने उज्जैन का नाम रोशन कर सके, हम अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सके, अपना पेटेंट कराएं। मेरा जब पहला पेटेंट हुआ था 2020 में, तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। ऐसे ही आप लोग पेटेंट के लिए जब भी चाहे मेरी मदद ले सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन पेटेंट। मटेरियल पे काम करना बहुत जरूरी है। हल्के मटेरियल चाहिए, सस्टेनेबल मटेरियल चाहिए। जिन मटेरियल को मैं फेंकूं, कुल्हड़ में चाय, कितने लोग पीते हैं कुल्हड़ में चाय? मैं तो हमेशा 2 या 3 रुपए ज्यादा पे करता हूँ, लेकिन कुल्हड़ की चाय पीना ज्यादा पसंद करता हूँ बजाय कि प्लास्टिक के या कागज के कप में पीने से। या कांच के कप में पीऊंगा, स्टील के कप में पीऊंगा। स्टील के गिलास में चाय पीना मैं ज्यादा पसंद करूंगा बजाय कि मैं किसी प्लास्टिक के या कागज के कप में अगर चाय पीता हूं तो बहुत हार्मफुल है। कोशिश करें कुल्हड़ में चाय पीने की। कोई कुल्हड़ को अगर फेंक दोगे तो वो मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। पहले की संस्कृति थी, जब हम कभी ट्रेन में ट्रेवल करते थे, बहुत छोटे छोटे थे, अपने ग्रैंडफादर के साथ, पापा मम्मी के साथ, तो कुल्हड़ में चाय मिलती थी। अब वो जमाना चेंज हो गया। कागज के कप में चाय दे दी जाती है आपको। कागज के कप को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए उसमें एक ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जिससे आपके कई नैनो पार्टिकल आपकी बॉडी में एक 50 ग्राम चाय पीने के बाद चले जाते हैं, जिसको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एज ए इंजीनियर बेटा बता रहा हूं आपको ये चीज, कोशिश करना ऐसी चीजों में चाय मत पीना। प्लास्टिक के कप को अवॉइड कर दो, बिल्कुल यूज मत करो। कागज के कप को तो दूर फेंक दो, आज के बाद कभी यूज मत करना, क्योंकि ऐसा मटेरियल नहीं बना। आप ऐसा कोई मटेरियल बनाओ जो डिग्रेडेबल हो, मिट्टी में डालते से ही खत्म हो जाए। एनर्जी स्टोरेज सबसे बड़ी समस्या। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कैसे स्टोर करें, ये बड़ी समस्या है। लेकिन आजकल हमारी इंजीनियरिंग बहुत आगे चली गई है। बैटरी स्टोरेज है, पावर बैंक कैपेसिटी है, फास्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं। इस पर काफी काम अभी चल रहा है। क्लीन वाटर एक्सेस, सबको साफ पानी पीना है, कैसे कर सकते हैं? इकोसिस्टम डेवलप कीजिए 4 साल के अंदर। अपने घर में ऐसा सिस्टम बनाइए कि आपको अच्छा पानी पीने को मिले, आपका पानी सेपरेट हो जाए, ड्रेनेज वाटर अलग हो जाए, पानी का पीने का पानी अलग हो जाए। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने बताया। एक घर बनाना है आपको, उसको क्या नाम दोगे? ग्रीन हाउस। खुद का नाम देना, इंजीनियर XYZ ग्रीन हाउस जरूर बनाना। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल में देखिए पूरी इंजीनियरिंग आ गई। मेडिकल में पूरी इंजीनियरिंग आ गई। CT स्कैन, MRI, नाम तो सुना ही होगा। फायदा है इन चीजों का, इन टेक्नोलॉजी का। यस, डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है मालूम है आपको? मैकेनिकल इंजीनियर।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वजह से ही डॉक्टर्स की रोजी रोटी चलती है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? नहीं मानते। क्वेश्चंस किसी के होंगे कुछ? अभी तो नई शुरुआत है, क्वेश्चंस आएंगे, आते रहने देना, अपने दोस्तों से पूछना, अपने टीचर्स की मदद लेना और एक सफल इंजीनियर बन के अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का, अपने घर वालों का, अपने उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम जरूर रोशन करें। थैंक यू। थोड़ी कम आ रही होगी, किसी को थोड़ी ज्यादा आ रही होगी, किसी को दिन में, किसी को शाम को, किसी को रात में। तो गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे क्यों आ रही है घर की याद, मैं तो पढ़ने आ गई ना, अब मैं भूल जाऊँ घर को, मैं तो आ गया ना और पढ़ने। तो ना तो किसी को क्रिटिसाइज करना है कि यार ये कितना फद्दू है, ऐसे जब देखो तो घर की याद आती रहती है ना? ना ही खुद गिल्ट में आने की जरूरत है कि यार मेरी बेस्टी को तो बिल्कुल याद नहीं आती घर की, मुझे ही क्यों घर की याद आती है हमेशा। तो ना तो आपको गिल्ट में जाना है और ना ही आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है, ठीक है? सबका अपना अपना एक सोचने का, समझने का, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स का एक अलग पैमाना
आना होता है। तो प्लीज इतना सपोर्ट सब लोग अपने दोस्तों का कीजिए। अब ये घर की याद आते आते कभी अकेलापन भी लगने लगता है। अब ये अकेलापन लगा, घर की याद आई, करते करते पता पड़ा 4 महीने बीत गए। अब हमें चिंता होने लगी, यार सब लोग तो आगे निकलने लगे, मैं पीछे रह गया। फिर हमने ग्रिप पकड़ने की कोशिश करी, भागो भागो भागो, पता पड़ा ग्रिप नहीं हो पा रही, उतना तेज नहीं चल पा रहे। अब हमें तनाव भी होने लगा कि यार करना है मुझे, मुझसे हो नहीं पा रहा। तो ये सब चीजें आप सब लोगों के साथ होंगी, तो इसके लिए ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, बस इनको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है हम आगे की स्लाइड्स में और समझेंगे, कैसे कैसे इन फीलिंग्स से आपको बाहर निकलना है। जो आप एक पीछे छोड़े आए हैं ना, एक पीछे छोड़ के आए हैं अतीत अपना, एक वर्तमान है आपका जहां आप हो, एक भविष्य होगा जहां आपको जाना है। तो हमें अतीत को भी बैलेंस करना है, क्योंकि अतीत भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट था। हमें प्रेजेंट को भी बैलेंस करना है, क्योंकि प्रेजेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे प्रेजेंट के बेस पे हमारा फ्यूचर टिका है। तो किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। एक डायलॉग है ना कि अति सर्वत्र वर्जयते, अति किसी भी चीज की हो वो दुखदाई ही होती है। तो हम कैसे इन सब चीजों को बैलेंस करें? स्टे कनेक्टेड रेगुलरली, अपने पेरेंट्स के साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट रहें। ये नहीं कि हम तो अब यहाँ आ गए, नहीं लगा पाए फोन, भूल गए, मम्मी के फोन आ रहे हैं, मिस्ड कॉल लगे, हम लगा पाए तो लगा पाए, नहीं लगा पाए तो नहीं लगा पाए, नहीं। कम से कम दिन में एक बार एटलीस्ट, अभी शुरुआती फेज में, क्योंकि हमने गाना गाया था ना उनकी फीलिंग्स क्या है, एक ऐसे गगन के तले, सोच के देखिए उनने भी तो अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से दूर कर दिया ना उसकी भलाई के लिए। तो आपको तो फिर भी नए नए टास्क मिल गए, उनकी लाइफ में तो एक छोटा सा हिस्सा खाली रह गया ना। अब ना उन्हें आपको टिफिन बना के देना, ना आपके कपड़ों में इस्त्री करवाना, ना आपके कपड़े धोना, तो वो तो खाली है। उन्हें और कितनी ज्यादा आपकी याद आ रही होगी। तो दिन में एक बार जरूर फोन करें उन्हें। शेड्यूल्ड कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन को शेड्यूल कर लीजिए कि मम्मी में वीक में एक बार अपन लोग वीडियो कॉल पे बात करा करेंगे, और मम्मी इन दिनों में मेरे टेस्ट चलेंगे तो मैं सिर्फ मैसेज ही कर दिया करूँगा कि मैं ठीक हूँ। मम्मी मैं सिर्फ मैसेज ही कर पाऊंगी, इन दिनों में हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैं फ्री नहीं हूँ उतनी ज़्यादा। तो मतलब एक शेड्यूल कम्युनिकेशन में एक शेड्यूल प्लान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब हम बात कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, हमारी दूसरी चीज़ें छूटती चली जा रही हैं। शेयर योर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को साझा करें। उपलब्धियों और चुनौतियां आ जाए वो सक्सेस है। सो यस, सक्सेस आप प्रोफेशनली अचीव कर लें और आप खुश नहीं हैं तो उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक मीम सोशल मीडिया पर बहुत चलती है जो आप लोगों ने देखी होगी कि एक बच्चा थर्ड आया है पर वो बहुत खुश है, और एक बच्चा उसी कंपटीशन में फर्स्ट आया है पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बच्चे का EI बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बच्चा खुश है, और जो बच्चा फर्स्ट आया है उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत पूरा है। EI पर आगे बढ़ने के पहले कुछ एक दो चीजें हम क्लियर करना चाहेंगे कि एक वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, EQ। कोई बताएगा मुझे EQ? अभी सर ने बताया था मुझे इनवाइट करते समय। हाँ बेटा, अब आ गए हैं, पर उसे समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट। परंपरागत रूप से ये माना जाता है कि किसी इंसान के प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए उसका IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर रिसर्च ये दावा करती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस EI को यदि हम IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट के ऊपर ना भी रखें तो कम से कम हम पैरेलली तो रख ही सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट होता है EI एक इंसान की सक्सेस में।
EI ना सिर्फ आपको खुश रखता है, जैसे कि मैंने आपको कुमार विश्वास सर का एग्जाम्पल देकर समझाया, वो मीम्स का एग्जाम्पल देकर, एक मीम का एग्जाम्पल देकर समझाया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ना सिर्फ आपको खुश रखता है, ना सिर्फ आपकी लाइफ को बैलेंस करता है, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है। कैसे, हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मुख्य पिलर हैं। कोई भी चीज एक कुछ निश्चित पिलर्स पे खड़ी रहती है ना, तो 4 मुख्य पिलर से इमोशनल स्किल आपके अंदर हो। मेरी बहुत सारी साइकोलॉजिकल केस स्टडीज जो मैंने की है, उनमें मैंने पाया है कि बहुत सारे लोग जब थोड़ा सा प्रेशर आता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, उस समय वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, या जिस एज पे आप लोग ने कहूँ कि बहुत अच्छी स्टडी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उस समय पर, उस स्ट्रेस के समय पर रिलैक्स करना पसंद करते हैं, या यूँ कहूँ कि अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते। मैं यहाँ बड़े स्ट्रेस की, तनाव वाले स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, हल्का फुल्का सा स्ट्रेस जो किसी को तो मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे अपना काम करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे ऑफिस का काम करना है। बेटा, yes, please stand up. Yes, बेटा, yes, you, last. क्या नाम है बेटा आपका? हेलो, राशु जैन। राशु जैन, आपको आता है सब कुछ? उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उसके कारण उनकी व्यस्तता बहुत बढ़ रही थी। उस अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें 15 दिन दूसरे शहर में जाना, वो अपॉर्चुनिटी पकड़ना। पर जिस तरह से मैं उनका करियर प्लान कर रही हूँ, ओवरऑल करियर, उसके लिए जरूरी था उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना, और उसके लिए उन्हें ऑनरेरियम भी बहुत अच्छा मिल रहा था। तो कल ही में आज उन्हें जाना था सुबह, और कल शाम को रिफ्यूजल आ गया उन्हें उस इंस्टीट्यूशन से कि नहीं, हम आपको नहीं बुला पाएंगे। अब वो इंसान जो अपनी जहाँ काम कर रहा है, वहाँ 10 लोगों को बता चुका, छुट्टी ले चुका, टिकट्स बुक करा चुका फ्लाइट के, उसे कितना तनाव होगा, कितना तनाव होगा ना। फिर तनाव के बाद वो आवेगपूर्ण कार्य भी कर सकता है। आवेगपूर्ण कार्य मतलब कि जिन लोगों से बोला है उनसे जाके, अरे वो तो है ही ऐसे, उस इंस्टीट्यूट में तो पॉलिटिक्स चलती है, ये चलता है, वो चलता है, नहीं। पर यही तो कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि लाइफ लॉन्ग के लिए उस इंस्टीट्यूशन से हमें रिलेशन थोड़ी खराब करने हैं। तनाव करके तो हम क्या करेंगे, अपना खुद का ही एडिट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमें अपने प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन को, उस बच्चे से मैंने बोला अभी सब चीज साइड करो, पहले इन्फॉर्म करो अपने ऑफिस को कि आप कल ऑफिस आ रहे हो, अपने टिकट्स कैंसिल करवाओ, सब कुछ करो। तो उसने उस समय तनाव नहीं किया। आज उस बच्चे को ऑफिस जाना था, तो मैंने समझा के भेजा कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे आप का जो व्यक्तित्व है वो आवेगपूर्ण लगे, आपका जो पर्सनैलिटी है वो पुअर दिखे। ऐसा कोई काम नहीं करना है। इससे होगा क्या कि किसी और को ये लगेगा कि यार ये कितना मेंटेन कर लेता है। अच्छी परिस्थितियों में तो सभी खुश होते हैं, पर विपरीत परिस्थितियों में यदि एक इंसान नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो और लोग क्या होंगे उस प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन में जहां वो काम कर रहा है, और लोग भी इंप्रेस हो जाएंगे कि यार बंदे में बड़ी स्किल है, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो बंदा मतलब कुछ गलत नहीं बोल रहा उस इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने चेहरे पर क्रोध नहीं ला रहा। तो आपको ये मैनेज करना, क्योंकि हर बार लाइफ में, कॉलेज में, आपके घर में, जब 4 साल बाद ऑफिस में जाओगे आपके अनुकूल नहीं होने वाली है चीजें। यदि 2 बार अनुकूल होंगी तो 4 बार आपकी इच्छा के विरुद्ध भी होंगी चीजें। ये हॉल मैनेजमेंट कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं? ये बीच बीच में क्यों आ रही है गर्ल्स? या तो बाहर चली जाए या तो बैठ जाए।
एम्पैथी में लोग हमको सहानुभूति दिखाते हैं। एम्पैथी में हम अपनी फीलिंग्स दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यही बताया आपने? मैंने यही बताया था, कोई बताएगा? हाँ बेटा प्लीज इसके अंदर। मैम एम्पैथी में हम दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं और उनके साथ साझा करते हैं। मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों लोग बैठ जाइए। समझिए बेटा अच्छे से, एम्पैथी मतलब कि पहले हम सिंपैथी समझ लेते क्योंकि वो वर्ड आप सभी ने सुना है। सिंपैथी मतलब कि हमें दूसरे से सहानुभूति होना, दूसरा जिस भी सिचुएशन में है, जो भी उसकी वर्स्ट सिचुएशन में है, उससे हमें सहानुभूति होना, यानी जो वो महसूस कर रहा है वो हमें महसूस हो रहा है कि हाँ यार वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, दुखी महसूस कर रहा है, ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया, कुछ भी उसका एक साल बेकार हो गया। लेकिन एम्पैथी मैंने बोला ना हेयर लाइन डिफरेंस है, हेयर लाइन डिफरेंस यानी कि बाल के बराबर अंतर है दोनों में। एम्पैथी में हम सामने वाले की सिचुएशन को सामने वाले की तरह ही समझते हैं। ये बंदा जो सोच रहा है, समझ रहा है, जितना दुखी महसूस कर रहा है, मैं उसी के नजरिए से, एक होता है ना कई बार हम ऊपर से तो सहानुभूति दिखाते रहते हैं पर अंदर से सोचते रहते हैं यार इतना मूड है, ट्रांसफर हो गया तो इतना दुखी हो रहा है, मैं सही कह रही हूँ ना सर? Am I right? ऊपर से हम सहानुभूति दिखाते रहते हैं, अरे यार पढ़ा तो है नहीं साल भर, फेल हो गया तो अब रो रही है, यही होता है ना, ऊपर से हम सहानुभूति दिखाते रहते हैं। एम्पैथी में ऐसा नहीं है, एम्पैथी में आप वो महसूस करते हैं जो सामने वाला महसूस कर रहा है खुद अपने आप के लिए। और ईआई का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो एम्पैथी है, सिंपैथी नहीं। सिंपैथी में अगले किसी और सेशन में जब आऊंगी तो और डिटेल में बताऊंगी मैं। एम्पैथी अब याद रखिए, EMPATHY। एम्पैथी की हिंदी है समानुभूति, समानुभूति, समान अनुभूति। और सिंपैथी की हिंदी है सहानुभूति, सह अनुभूति, सह यानी साथ में, और समान यानी कि बिल्कुल एक जैसे, है ना? 4th नंबर है सोशल स्किल। जो भी लोग बोर हो रहे हैं, कोई बोर हो रहा है क्या? अपना हैंड जरा रेज कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम थोड़े से मजे करने वाले हैं, एक एक्टिविटी करने वाले हैं, है ना? सोशल स्किल, सोशल स्किल में क्या होता है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। आपके और आपका जो रूममेट है, आपके और आपकी जो फ्रेंड है, आपके और आपके जो सीनियर हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ हैबिट्स। उसे बोरो करना बहुत अच्छा लगता है पर आपको बोरो करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोरो करना सब लोग जानते हैं सब लोग? हाँ, आपको बोरो करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी राजनीतिक मुद्दे पे बैठ के बात करने लगे, वो किसी और पार्टी के फेवर में है, आप किसी और पार्टी के फेवर में हैं। सब राजनीतिक मुद्दे ऐसा बहुत हो रहा है ना, सबकी अलग अलग है। ठीक ऐसे ही हम और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसपे हम, उसे कम पढ़ना अच्छा लगता है, हमें ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, उसे लगता है हम पढ़ाकू हैं, हमें लगता है अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं। तो इन डिफरेंसेस को हमें इतने गट्स के साथ साइड लाइन करते हुए आगे बढ़ना है कि हमारे उस बंदे से रिलेशन खराब ना हो और हमारा उससे संबंध भी अच्छे बने रहे और रिलेशन खराब भी ना हो। गट्स के साथ हमें आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है गट्स के साथ आगे? हमें तो उससे बात ही नहीं करना, हम तो अलग थलग ही अच्छे हैं। आप अलग थलग किस से होंगे? एक आध हैबिट आपकी किसी से मिलती होगी लेकिन उससे फलानी और हैबिट नहीं मिलती होंगी। फिर किसी दूसरी बंदी से आपकी कोई 1-2 हैबिट मिलती होंगी, उससे 8 नहीं मिलती होंगी। आप किस से अलग थलग रहेंगे? चलो ठीक है, हम तो रह लेंगे मैडम अलग थलग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रूम में आके हम पढ़ लेंगे, कॉलेज में जाके हम पढ़ लेंगे, मैथ्स में जाके खाना खा लेंगे और हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं, हमें किसी से नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम तो रोज
मिलने वाला। आज से 4 साल बाद आपके साथ सिर्फ 2 चीजें रहेंगी, आपकी इंटेलिजेंसी और आपका नेटवर्क। सो व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग क्या है? हाँ, मैं इन मैडम को जानती हूँ। अच्छा, इन मैडम का ये स्टूडेंट, मैम मुझे उन मैडम ने पढ़ाया था। अच्छा, आपको उन मैडम ने पढ़ाया था, बहुत बढ़िया बात है। ये मेरी फ्रेंड है, वो उसकी फ्रेंड है। अच्छा, हाय हेलो, ऐसे करके हमारा जो लोगों से जुड़ाव जुड़ता जाता है ना। अच्छा मैम, वो करण, अच्छा मैं उसकी जूनियर हूँ मैम, वो मेरे सीनियर थे। मैं ऑफिस में मान के चल लीजिए, आप कभी मेरी कंपनी में आए इंटरव्यू देने, तो मैम एक बार आप जी से गई थी ना, तब उनने बहुत तारीफ की थी करण सर ने आपकी। वो करण सर मेरे सीनियर हैं, तो मेरे मन में आ जाएगा भाव, अच्छा आप भी उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं। अच्छा, मतलब एक बातचीत का जरिया बनेगा। तो क्या? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इसको कहते हैं, जब लोगों से आपका जुड़ाव होता है। तो यहाँ तो पता है क्या हो रहा है, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, मेरे से पहले एक सर आए, वो आपको बता रहे लाइब्रेरी का यूज आपको किस तरह करना। मैं आपको बता रही हूँ कि EI क्या होता है, EI को कैसे समझें, EI को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, धीरे धीरे और बताती जाऊंगी। मेरे बाद जो सर आएंगे वो आपको कुछ और बताएंगे, और भी चलता रहेगा ये सेशन का दौर। आपको यहाँ लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, आपको यहाँ मैथ्स भी मिल जाएगी, यहीं की यहीं खाना हो जाएगा, यहीं की यहीं सब हो जाएगा। लेकिन 4 साल बाद जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। खाने की व्यवस्था आपको खुद करनी है, आपके ऑफिस में जो भी आपको सामान लग रहा है उसके अरेंजमेंट आपको खुद करने हैं, आपको हर चीज खुद करनी है। वहाँ आपका नेटवर्क काम आएगा, वहाँ आपको फलाना कोई वो मिला, बंदा मिल गया, तो वो बढ़िया उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से। अच्छा सर, मैं भी उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हूँ, बन गया एक कनेक्ट, ठीक है। अब उस बंदे को आपका कोई दोस्त मिला, उसने बोला सर वो तो बहुत खड़ूस है, तो क्या हो गया, आपकी इमेज डैमेज हो गई। क्या हो गई? डैमेज। जो आपकी नेटवर्किंग थी वो क्या पड़ गई? पुअर पड़ गई। अब उस बंदे के मन में जो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ना, वो डैमेज हो गया। इसलिए हमें नेटवर्किंग की जरूरत है। हम कहते हैं ना, समाज में हम अकेले थकेले नहीं रह सकते। अब ये ही आपका समाज है, 4 साल यही सब, इसी में से आप अपने गट्स के साथ कितने शार्पली अपने लाइफ लॉन्ग के लिए समाज बना लो, ये आपके अपने हाथ में है। नेटवर्किंग बेटा आप सब अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हुई ना, आगे की चीजें नेटवर्किंग से ही होने वाली हैं, 4 साल बाद की चीजें ना। हम आगे की स्लाइड पे जाने के पहले थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, जिससे किसी को नींद नहीं आए। वो एक गाना है किशोर कुमार का, वो किसी ने सुना है क्या? आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। कितने, कम से कम 50% लोगों को तो आता होगा, नहीं आता? अपने मोबाइल इसमें निकाल लीजिए। ये संजय सिंह के लोग हैं ना सर। किशोर कुमार का गाना है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। मिल गया सबको? मिल गया? मैं एक बार थोड़ा गुनगुना के बता देती हूँ रिदम, फिर दूसरी बार में हम सब साथ में गाएंगे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर, सो वो मत पकड़िए, लय मत पकड़िए, बस ऐसे ही चेंज के लिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। और हम सब लोग मजे में फुल मस्ती के साथ हिल के, ताली बजा के, ऊपर ताली बजा के, जैसे चाहो वैसे, पर फील करना। इस गाने को आते आते किसको घर की याद आ रही है, किसको मम्मी पापा की याद आ रही है, अपने दादी बाबा की याद आ रही है, फील करा कि नहीं? और मैंने एक चीज बताई थी,
कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। आपका मन भटक रहा है ना, कोई बुराई नहीं है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि आपका मन भटके, यदि नहीं भटक रहा तो जरूर कुछ गड़बड़ है। यदि भटक रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन भटक रहा है और आप उस भटके हुए घोड़े को लगाम नहीं दे पा रहे हैं ना, तो इतनी बड़ी गड़बड़ है कि जिंदगी भर भटके ही रहोगे, फिर जिंदगी भर भटके रहोगे। वो भटकना मात्र 10-15 मिनट का, 1-2 दिन का, 8-15 दिन का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा भटके और अपने घोड़े को लगाम नहीं दे पाए तो जिंदगी भर भटके ही बने रहोगे, ये बात याद रखना, है ना। तो ऐसी कोई भी सिचुएशंस बनती हैं, किसी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आ रहा है ना, कुछ भी कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे, आपके दोस्त नहीं निकाल पा रहे, आपके सीनियर्स नहीं निकाल पा रहे, आपकी मैम नहीं निकाल पा रही, सर नहीं निकाल पा रहे, घर वाले नहीं निकाल पा रहे, तो प्लीज 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 अपने काउंसलर्स की हेल्प लीजिए। आपकी हेल्प के लिए ही गवर्नमेंट ने कंपलसरी करा है उनको यहाँ रखना। जो है मैम आपके यहाँ अवेलेबल, उनकी सेवाएं लीजिए। मैं आऊँ तो मेरी सेवाएं लीजिए, और छुप के आने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के आओ। मुझे बताइए कोई बच्चा समस्या को पार कर जाता है और जो खुद हिम्मत हार जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं ना आप हिम्मत रखो आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर खुद भी डॉक्टर ही इलाज करते हैं, पर वो फिर भी कहते हैं आप सोचो आप ठीक हो रहे हो, आप हिम्मत रखोगे आप ठीक हो रहे हो। जो हिम्मत रखता है वो हमेशा हर परिस्थिति में विजय पा लेता है। इसी बात को अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास सर के शब्दों में कहना चाहूंगी, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, जिन्हें मैं अपना गुरु कह सकती हूँ, जिन्हें मैं अपना बड़ा भैया कह सकती हूँ, जिनके वीडियोस देख देख कर मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। हिम्मत का सागर लांघो तो, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम टूटे, दुनिया में उजाला होगा। नाउ सेशन इज ओवर। आप सब में से किसी को भी यदि कुछ भी पूछना है तो मैं यहाँ हूँ, आप पूछ सकते हैं, जो भी कुछ समझ नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक रुचि थी, सुझाव दिया लोगों ने, हमने किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साधारणतः सभी लोग जो सोचते हैं लाइब्रेरी के बारे में, वो जो सिंपली कि जैसे आप लोग स्कूल से आए हैं, अभी जहाँ से पास आउट होकर आए हैं, तो आपने आपके इंस्टीट्यूट में देखा होगा लाइब्रेरी किस तरह से होती है, आपने बुक इश्यू कराई होंगी। तो कहा जाता है, वो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि भाई लाइब्रेरी किसके अलावा और क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने लाइब्रेरी के बारे में तो जो मॉडर्न जो एरा है उसके हिसाब से लाइब्रेरी इज a place where we collect the material for use for various resources from various resources. Resources can be print or digital, in digital format and print format. उनको हम कलेक्ट करते हैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने के लिए। उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए ताकि यूजर्स उसका अधिक से अधिक यूज कर सकें, तो उस लायक हम उसको बनाते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ मटेरियल से मीनिंग होता है, लाइब्रेरीज की बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स, सीडी जो डीवीडी अवेलेबल होती है वेरियस लेक्चर की, वो तो इस तरह से जो रीडिंग मटेरियल होता है वो सारा इसके अंतर्गत आता है। तो होता है कि उसको हम सहेज के रखते हैं, यूजर्स को जब उनकी डिमांड होती है जब उसको प्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से जो प्रेजेंट टाइम में लाइब्रेरी का जो मीनिंग होता है ये। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान समय में जमाना एकदम बिल्कुल जो ईरा है वो पूरा चेंज हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, एआई का जमाना आ गया है। तो उस तरह से लाइब्रेरी को आपको किस तरह से उपयोगी बनाया जाए, क्योंकि अगर हम केवल बुक्स के बारे में आपको बताएंगे या बुक्स आपको लेंगे तो वो काफी बोरिंग टॉपिक हो जाएगा। तो होता है कि
अभी समय सभी लोग जो यूजर्स आते हैं लाइब्रेरी में या कहीं भी होते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें क्विक नॉलेज मिल जाए, आपकी बुक्स आपके मोबाइल से अवेलेबल हो जाए, आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप जो भी आप यूज करते हैं घर में, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकें। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, वर्तमान में जो लाइब्रेरीज हैं वो इसी बेस पर अधिक फोकस कर रही है कि आपको क्विक नॉलेज या बुक जो कि आपके रिसोर्सेज को कैसे अवेलेबल कराया जाए। थ्रू द प्रिंट हम लोग तो अवेलेबल है ही, साथ में आपको डिजिटल फॉर्मेट में ई लाइब्रेरी के थ्रू किस तरह से अधिक नॉलेज या सुविधा प्रदान की जाए ताकि आप उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। तो ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमने बहुत सी कुछ चीजें कही भी हैं। तो मैं आपको सर्वप्रथम में बता दूं कि भारत में लाइब्रेरी की जो शुरुआत है जो हुई थी वो उसको सर्वप्रथम कहा जाता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो लाइब्रेरी के पितामह, जिस तरह से आप जानते हैं महात्मा गांधी जी को हमारा भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी तरह भारत में लाइब्रेरी आंदोलन या लाइब्रेरी रिवॉल्यूशन जो लाए थे वो एस.आर. रंगनाथन, उनका पूर्ण नाम है श्याली रामामृत रंगनाथन। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1892 को और 1972 को इनका देहावसान हुआ। तो इन्होंने जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो ये सोचते थे कि भारत में जब ये विदेश गए, एवरी बुक्स इट्स रीडर। अब ऐसा ना हो कि भाई बुक्स को आप केवल कुछ लोगों को दें, तो बोले नहीं, उन्होंने बोला कि अब जो बुक्स रीडर्स आते हैं उसके लिए हर एक बुक्स को आप अवेलेबल करा। जैसे रीडर आया है तो हमारा कर्तव्य बनता है एज ए लाइब्रेरियन कि भाई वो अगर कोई चॉइस बता रहा है अपनी, तो उसको अलग अलग तरह के ऑप्शन दें। अगर वो पूछता है कि सर हम फलाने की है, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम एक एग्जांपल देता हूँ, मैथमेटिक्स में आपको इंगर जैन की बुक चाहिए, तो यदि हमारे पास अवेलेबल ना हो तो हम बोलेंगे सर नहीं है, ये आप बाद में ही है। लेकिन ऐसा ना हो, आप अवेलेबल और तरीके जैसे अगले मैथमेटिक्स के और भी बुक्स अवेलेबल हैं तो आप उन्हें ऑप्शन दें, आप उन्हें बताएं कि ये भी बुक्स यहाँ पर हैं, आप इसको भी पढ़कर सेम टू सेम नॉलेज ले सकते हैं और आपको उसी तरह का जो बेनिफिट होगा तो आप ये मांग रहे हैं तो वो वापस ना जाए। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एज ए लाइब्रेरियन, एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी स्टाफ का ये होता है कि वो रीडर वापस ना जाए, उसको किसी न किसी तरह कोई ना कोई बुक अवेलेबल हो ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिले और नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा बुक्स अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली हम उसको बुक अवेलेबल कराएंगे। और फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक सिद्धांत में दिया था कि सेव द टाइम ऑफ रीडर। जो प्रेजेंटली जो सारी लाइब्रेरी कोशिश करती है, हम लोग कोशिश करते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं कि जो भी रीडर आया वो कम से कम समय में अपनी जो डिजायर उसकी बुक्स है जो हमसे मांग रहा है वो उसको अवेलेबल कराए। अवेलेबल इट मीन्स यदि हम उसको बोलेंगे भैया आप चाहिए ढूंढ लीजिए, तो लाइब्रेरियन एज ए लाइब्रेरियन हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शॉर्ट फॉर्म में आप उसको ऐसे तरीके जैसे आप उसको एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लाइब्रेरी का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिवाइस होती है। अब जैसे आप अपने कॉलेज में 6 ब्रांचेस वर्क करती हैं, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और आपका केमिकल। तो हम लोगों ने जिस तरह से लाइब्रेरी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डिवाइड करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक के पास एज इट इज एक्टिव वहां पर पहुंचे और उसको एक्सेस करें और लाइब्रेरी से आप उसको ले जाएं और रीड करें। ऐसा ना हो कि हम लोग आप घुमाते हैं कि भाई लाइब्रेरी सारी कंबाइंड है, आप ढूंढें और उसको आपका बहुत सारा टाइम उसमें वेस्टेज हो जाए। और इसीलिए लाइब्रेरी में हम जो कि आपको जल्दी इश्यू हो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो प्रेजेंटली मॉडर्न एरा में लाइब्रेरीज यूज करती हैं। वो नए नए तरीके अपनाती हैं कि जो यूजर्स आया उसको क्विक इंफॉर्मेशन दें, क्विक बुक अवेलेबल कराएं और वो अपना जाके इसको क्विकली स्टडी कर सकें। तो हम लोग उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज करते हैं। तो इस तरह से जो लाइब्रेरीज होती हैं वो रीडर का टाइम बताने का प्रयास करती हैं और अलग अलग तरीके अपनाती हैं। तो प्रेजेंटली हमारा मेन मोटिव यही होता है कोई भी आप अपनी लाइब्रेरी में आएंगे तो एज सुन एज पॉसिबल आपको बुक अवेलेबल कराएं ताकि आप जाएं और उसको यूज करें। जो 5 लॉ था, 5th लॉ था वो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइब्रेरी को तो बढ़ते ही जाना है। जिस तरह से सब्जेक्ट नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं पर डे, आप देखेंगे कि एआई आ गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये इससे पहले 1-2 साल के पहले कोई नहीं जानता था। अब एआई के बारे में सब पूछने लगे हैं तो वो जानते हैं कि भैया एआई के बारे में भी बुक्स अवेलेबल हो लाइब्रेरी में। तो जिस तरह से प्रेजेंटली वर्ल्ड में नई नई इन्वेंशन हो रही है, नए नए सब्जेक्ट का इन्वेंशन हो रहा है,
तो लाइब्रेरी में आपको उस हिसाब से बुक्स को रखना पड़ेंगी, उस तरह से रीडिंग मटेरियल, उस तरह से डिजिटल मटेरियल आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो बढ़ता ही जाना है। इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी कभी भी एक लिमिट में या बाउंडेशन में फिक्स नहीं हो सकती। यदि आज लाइब्रेरी आप जो इस प्रेजेंट में देख रहे हैं, अभी हो सकता है प्रेजेंटली हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी का एक फर्स्ट फ्लोर भी बनाएं। क्यों? क्योंकि हमारे जिस तरह से सब्जेक्ट आप नए नए इस कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उस हिसाब से हमें बुक रखना पड़ेगी, बुक्स रखना पड़ेंगी, तो उसके लिए जगह चाहिए। और जिस तरह से आप लोग बढ़ेंगे, आप रुचि दिखाएंगे, यहाँ पे रीडर्स आएंगे, तो उनके बैठने के लिए भी जो प्रेजेंटली जैसे लाइब्रेरी में मैं बता दूं कि 50 लोग जो रीडर्स हैं, स्टूडेंट्स एक साइड टाइम बैठ के बुक रीड कर सकते हैं। लेकिन वो आगे जाके और बढ़ते हैं, तो वो बढ़ेंगे तो हमें उनके लिए जगह अवेलेबल कराना है। तो इस तरह से लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी एक जगह पे लिमिट में नहीं रहेगी, उसको बढ़ते ही जाना है, उसको ग्रो करते जाना है। तो इस तरह को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक लाइब्रेरी अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है, फ्यूचर प्लान बनाती है कि आगे जाके फ्यूचर में और नए सब्जेक्ट अगर कॉलेज में आते हैं तो उसको किस तरह से आप उनको रखने के लिए, बुक्स को रखने के लिए, या उनको रीडर्स को वहाँ पे या स्टूडेंट्स को वहाँ पे बैठ सके, उन तरह की व्यवस्था करनी है, या उनको कंप्यूटर्स वगैरह अवेलेबल कराना है। तो इस तरह को चीज को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर प्लान बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 5 पीलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में बताया, जिसके बेसिस पे हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में लाइब्रेरी वर्क कर रही है और वो प्रयास करती हैं कि इस बेसिस पे वो अपना वर्क करें, काम करें। देन अब चूंकि हम मेन टॉपिक तो हमारे लाइब्रेरी के बारे में था, जो प्रेजेंटली आप कॉलेज में लाइब्रेरी देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि जो लाइब्रेरी थी अपनी कॉलेज में, वो 1966 में मेरे ख्याल से कॉलेज जब इस्टेब्लिश हुआ था तभी लाइब्रेरी यहाँ पर आ गई थी। तो 1966 में कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही लाइब्रेरी को भी लाया गया।